हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीशू साइंस एकेडमी, जहां हम अपनी सीटेट को टारगेट करते हुए अपनी साइंस की जो सीरीज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड साइंस सीरीज में भी साइंस पैडागोजी की क्लास है आज। तो हम साइंस पैडागोजी प्लस थ्योरी दोनों ही साथ लेके चल रहे हैं। आज आपको साइंस पैडागोजी की क्लास मिलेगी एंड इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। साइंस पैडागोजी के जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रॉम 2011 से 2024 तक के, तो जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो सारे हम यहाँ पे डील करेंगे। हर क्लास में आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं अलोंग विद कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चंस की, तब तक आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो तैयारी भी कीजिए, साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाइए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है, जो कॉन्सेप्ट है आपके कितने क्लियर हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप क्वेश्चंस कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो दोनों ही चीजें जरूरी है। तो हम क्वेश्चंस तो करेंगे ही, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हमारा डे 3 है और आई बिलीव कि साइंस थ्योरी की क्लासेस भी आपने देखी होंगी। वहां भी हम 11 to 12 चैप्टर कर चुके हैं और जो भी आपका सीटेट का सिलेबस है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशू साइंस अकेडमी पे मिल जाएंगे। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इन क्लास, व्हाट कुड बी हर ऑब्जेक्टिव। एक शिक्षिका कक्षा में परमाणु ऊर्जा पर वाद विवाद का आयोजन करती है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। मतलब क्लास में उसने एक डिबेट ऑर्गेनाइज की है, किस टॉपिक पे, न्यूक्लियर एनर्जी के टॉपिक पे। तो उसके इस डिबेट को ऑर्गेनाइज करने का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा चार उद्देश्य में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो उसके, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बेस्ट ऑप्शन है कि मतलब क्या उसका उद्देश्य है, कौन सा उसके उद्देश्य को शो कर रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच के संबंधों को समझाने के लिए उसने डिबेट ऑर्गेनाइज की है। देख लेते हैं। सेकंड है, टू फैमिलियराइज लर्नर विद इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न। विद्यार्थियों को वैश्विक सरोकारों के मुद्दों से अवगत कराना, ये भी सही है। थर्ड है, टू प्रमोट स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर की जो उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको विकसित करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए। तो देखो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो उनकी पहले से ही है ना उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तभी तो वो डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तभी तो वो डिबेट कर पा रहे हैं। तो ये तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। समाज के हित व लाभ के लिए विज्ञान के दायित्वपूर्ण उपयोग के बारे में समझाना। तो ये जो 3 ऑप्शन है ए बी डी, ये सही से ऑप्शंस लग रहे हैं। देख लेते हैं ऑप्शन में, आंसर में तीनों ऑप्शन है या नहीं। ए बी डी, ए बी डी है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, हमें ये बताना था कि उसका उद्देश्य क्या है। तो ये तीनों उसके उद्देश्य थे। ये जो थर्ड स्टेटमेंट थी, टू प्रमोट स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये उसका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि वो जब टॉपिक पे जब कोई भी डिबेट करेंगे तो उनका तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तभी तो वो डिबेट कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो, जहां जहां कॉन्सेप्ट को समझाने की जरूरत होगी, जैसे नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड है, या लॉ ऑफ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, या प्रोसेस स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां पे मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, तो ये तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक की होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, which of the following is not consistent with the contemporary understanding of science। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के समकालीन बोध के साथ सुसंगत नहीं है। कौन सा एक कंसिस्टेंट नहीं है किससे, कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। अब कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस का मतलब क्या है, मतलब कि मॉडर्न व्यू ऑफ साइंस। इसका मतलब है मॉडर्न व्यू ऑफ साइंस। कौन सा ऐसा आपका जो ऑप्शन है जो मॉडर्न व्यू ऑफ साइंस को नहीं शो कर रहा। मॉडर्न व्यू ऑफ साइंस में क्या होगा, जो आपकी लर्निंग होगी वो एक्टिविटी बेस्ड होगी, इंक्वायरी बेस्ड होगी, जहाँ पे सोसाइटी और साइंस आपस में कनेक्ट होंगी, तो वो होगी आपकी मॉडर्न व्यू ऑफ साइंस। मतलब आज के टाइम में अगर देखा जाए तो साइंस को हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, साइंस को हम क्या कहते हैं कि साइंस कैसी है। तो साइंस क्या है, साइंस एक एक्टिविटी बेस्ड एक सब्जेक्ट है, इंक्वायरी बेस्ड है, सोसाइटी और साइंस का क्या कनेक्शन है वो सब चीजें हम साथ लेके चलते हैं ना। तो कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो इस चीज को नहीं शो कर रहा है। तो फर्स्ट है, फॉलोइंग वन साइंटिफिक मैथड
इज श्योरली एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी। कि कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी करनी है तो एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड को ही आप फॉलो करोगे। एक वैज्ञानिक विधि या पद्धति का अनुपालन करना निश्चित और एकमात्र मार्ग है वैज्ञानिक अन्वेषण खोज का। तो एकमात्र मार्ग नहीं है, जहां पे ओनली जैसे शब्द जुड़ जाए ना तो आपका जो ऑप्शन है वो ही नेगेटिव हो जाता है। ओनली जैसा कभी भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। सेकंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यही है, मतलब आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो तो यही होना चाहिए। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सेकंड है, द साइंटिफिक मेथड डज नॉट हेल्प टू मेक एनी एस्थेटिक और वैल्यू जजमेंट अबाउट अ फिनोमिना। कि वैज्ञानिक विधि परिघटना के संबंध में सौंदर्य परक अथवा मूल्य संबंधित निर्णय लेने में कोई सहायता नहीं करती है। तो ऐसा तो नहीं है, सहायता तो करती है। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस में इन्वॉल्व रिपीटेड एक्शन ऑन एनी और ऑल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड इन एनी ऑर्डर। विज्ञान में जांच आवृत्ति क्रिया को वैज्ञानिक विधि के किसी भी अथवा सभी चरणों में किसी भी क्रम का शामिल कर सकती है। फोर्थ है, साइंटिफिक मेथड ऑफर्स अ लॉजिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। आपका जो सही ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का, विच शो कि इट इज नॉट द मॉडर्न व्यू ऑफ साइंस। तो आज के टाइम में जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नहीं है, दिस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नहीं है। फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड, कोई एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड नहीं है किसी भी डिस्कवरी को करने के लिए। साइंटिफिक मेथड्स हमने पढ़ रखे हैं। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, हम सभी रूल्स को फॉलो करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल्स होगी, उसके बाद फिर क्वेश्चनिंग होगी, आपकी हाइपोथेसिस होगी, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होगी, एनालिसिस होगी, एंड देन फाइनल कंक्लूजन होगा। तो कोई एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथड नहीं है और यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एक्सेप्ट Bohr's theory of atom marked a revolution in science. It led to proposition of stationary energy states of electron in which the electron does not radiate energy while revolving around the nucleus. बोहर मॉडल के बारे में है, एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें बोर के परमाणु के सिद्धांत ने विज्ञान में क्रांति ला दी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिर ऊर्जा अवस्थाएं सामने आई जिनमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते समय ऊर्जा का विकर्ण नहीं करता। बोहर मॉडल ने कहा था ना, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को यूज नहीं करता। तो उन्हीं की एक स्टेटमेंट दे रखी है। अब ये जो स्टेटमेंट है, व्हाट डज द अबव एक्सर्प्ट इलस्ट्रेट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आ रहा है कि नेचर ऑफ साइंस कैसी है। साइंस इज सब्जेक्टिव, साइंस इज वैल्यू न्यूट्रल, साइंस इज टेंटेटिव, साइंस इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड। ऑप्शंस तो सारे ही सही है, साइंस ऐसी ही है, बट हमें बताना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, साइंस इज टेंटेटिव। साइंस, विज्ञान जो है अस्थायी है, साइंस फिक्स नहीं है कि किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी की तो परमानेंट फिक्स होगी फॉर लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है। काफी चेंजेस आते रहते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से कि साइंस इज टेंटेटिव। क्यों? अब इस एटम के बारे में ही अगर हम बात करें तो एटम के बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया। उसके बाद जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। फिर रदरफोर्ड आए, उन्होंने भी इस पे काम किया। बोहर आए, उन्होंने एटम पे काम किया। श्रोडिंगर आए, इन्होंने भी एटम पे काम किया। जेम्स चैडविक ने भी एटम पे काम किया। तो डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज रखी, अपने अपने मॉडल्स रखे। तो सिर्फ ये कह देना कि एक साइंटिस्ट ने जो रब कह दिया वही अब जीवन भर चलेगा, तो ऐसा नहीं है। चेंजेस जो नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ नए एविडेंस देखे और उन्होंने उन एविडेंसेस के बेस पे अपनी थ्योरी रखी, तो वो सही है ना। इस पर्टिकुलर बात का मतलब ये निकल कर आता है कि साइंस जो है दैट इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने खोज कर दी तो वही फॉलो की जाएगी। जब किसी साइंटिस्ट को नया एविडेंस मिलेगा तो उसमें नई नई चीजें एड ऑन होती जाएंगी। दैट्स व्हाई वी कैन से कि साइंस क्या है, टेंटेटिव नेचर की है, अस्थायी है। टाइम के साथ साथ इसमें चेंजेस होते रहते हैं, साइंटिस्ट आते रहते हैं, अपनी अपनी जो उसमें चीजें हैं उन एविडेंस के बेस पे उसको चेंज करते रहते हैं। तो साइंस इज टेंटेटिव इन नेचर, विज्ञान क्या है, अस्थायी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन है कि साइंस अंडरगोज पैराडाइम शिफ्ट। रीजन है एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड लॉज मे बी डिस्कार्डेड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। साइंस अंडरगोज पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट का मतलब मेजर चेंजेस होते रहते हैं। साइंस में मेजर चेंजेस होते रहते हैं, तो यस दिस इज ट्रू, क्योंकि अभी हमने देखा एटम के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट आए, वो चेंजेस होते गए। रीजन है कि एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड लॉज मे बी डिस्कार्डेड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस। जैसे ही कोई इनको साइंटिस्ट को न्यू एविडेंस मिलेगा तो जो पुरानी थ्योरीज और लॉज थी उनको हम चेंज कर देंगे, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यस दिस इज ट्रू। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड बाय द टीचर फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी? सृजनात्मकता को विकसित करने के लिए शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया जाना चाहिए? इन चारों में से किस पे टीचर को जो है ना ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी? नर्चरिंग क्रिएटिविटी का मतलब है बच्चे को किस चीज के लिए एनकरेज करे, मतलब टीचर जो है किस जो इनकरेज करे स्टूडेंट्स को क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन के लिए, उसी को नर्चरिंग क्रिएटिविटी कहा जा रहा है। नर्चरिंग क्रिएटिविटी मतलब टीचर जो है बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन के लिए क्या करिए, एम्फेसाइज करिए। किसके लिए? क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन के लिए। क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, उसी को हम क्या कह रहे हैं? नर्चरिंग क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। तो फर्स्ट है एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड टास्क, की पूछताछ एवं खोज कार्यों में विद्यार्थियों को संलग्न रखना। हाईलाइटिंग राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स व्हाइल इवेल्युएटिंग स्टूडेंट टास्क, विद्यार्थियों के कार्यों के मूल्यांकन के समय सही अथवा गलत उत्तरों को उजागर करने पर प्रकाश डालने के। तुम बच्चे को बोल दो भाई ये तो तुम्हारा गलत है, ये तुम्हारा सही है, सारी क्लास के सामने तुम उसको बोलो, डांट डांट के जोर जोर से चिल्ला के बताओ कि ये तुम्हारा क्वेश्चन सही है, ये तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। तो इस तरह से हाईलाइट नहीं करना है बच्चे को। थर्ड है एनकरेज स्टूडेंट टू डू टास्क विदाउट एनी फियर ऑफ इवेल्यूएशन। आप क्या करोगे? बच्चे को एम्फेसाइज करोगे, इनकरेज करोगे कि बेटा जो भी है, जैसा भी तुम्हें आता है, जितना भी तुम्हें पता है इस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो तुम कर सकते हो बिना किसी झिझक के। ये भी सही हिस्सा लग रहा है। डी है एनकरेज लर्नर टू फाइंड राइट आंसर टू ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। बच्चे को कहो कि टेक्स्ट बुक के ना सारे सही उत्तर ज्ञात करके लाओ, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के आंसर लिख के ले आओ। तो इसमें कहीं पे भी क्रिएटिव थिंकिंग और इमेजिनेशन का यूज नहीं कर रहा है बच्चा, ना ही बी ऑप्शन में क्रिएटिविटी थिंकिंग और इमेजिनेशन का यूज हो रहा है। तो जहां पे क्रिएटिविटी का यूज हो रहा है वो ऑप्शन है ए और सी। ए और सी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। Next है during a science class, a teacher shared with her learners that the credit for the invention of electric bulb is usually given to Thomas Alva Edison. Several others before him worked on it but failed. What does the above remark by the teacher indicate about science? एक साइंस की क्लास में, विज्ञान की कक्षा के दौरान शिक्षिका अपनी विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः थॉमस एल्वा एडिसन को दिया जाता है। मतलब जो बल्ब की डिस्कवरी हुई थी उसका जो क्रेडिट है वो थॉमस एल्वा एडिसन को दिया जाता है। उससे पहले और भी कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काम किया, परंतु वह क्या असफल रहे। शिक्षिका का उपयुक्त उद्धरण विज्ञान के विषय में क्या सूचित करता है? तो ये जो टीचर ने रिमार्क दिया ये एक्चुअली क्या इंडिकेट कर रहा है कि साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। देखो, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग का मतलब होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस और मैथ है, साइंस और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है, किसी भी एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को जब हम जोड़ के पढ़ा रहे हैं उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, साइंस की ही बात हो रही है, किसी साइंस को किसी और सब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड है साइंस इज डायनामिक। तो यस, साइंस इज डायनामिक, साइंस इज टेंटेटिव नेचर। साइंस जो है टेंटेटिव नेचर की है। साइंस इज कलेक्टिव एंटरप्राइज। कलेक्टिव एंटरप्राइज मतलब सामूहिक उद्यम है, ग्रुप में काम किया जाता है साइंस में। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जो चीजें हैं वो पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट को श्रेय दिया जाएगा किसी भी चीज का। जैसे एल्वा एडिसन को श्रेय दिया गया, बट जो पहले के साइंटिस्ट थे उनको भी क्रेडिट दिया गया। ठीक है, मतलब उन्होंने काम किया था, उसी पे बेस पे कुछ और एविडेंस के साथ इन्होंने फिर उस चीज को शो किया था, प्रेजेंट किया था। उसके अलावा डी है कि साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म। तो ये तो सही है कि साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, बट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है ये स्टेटमेंट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है, ये स्टेटमेंट ये भी शो नहीं कर रही है। और साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चनिंग कर रहा है, एविडेंस की मांग कर रहा है, वहां पे स्केप्टिसिज्म शो किया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं शो किया कि किसी ने क्वेश्चन पूछा या किसी ने एविडेंस मांगा, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। बस ये कहा गया है कि थॉमस एल्वा एडिसन को ही क्रेडिट दिया जाता है इन्वेंशन का, जबकि और साइंटिस्ट ने भी इस पर काम किया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये शो कर रही है कि साइंस इज टेंटेटिव, टाइम के साथ साथ साइंस में चेंजेस आते रहते हैं, न्यू एविडेंस आते रहते हैं, न्यू एविडेंस जुड़ते रहते हैं और उन साइंटिस्ट का नाम आगे आता रहता है। उसके अलावा साइंस इज अ कलेक्टिव एंटरप्राइज। साइंस जो है, विज्ञान जो है, एक सामूहिक उद्यम है। ऐसा नहीं है कि कोई अकेला ही किसी चीज को कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? कलेक्टिव एंटरप्राइज है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बी और सी।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। क्लियर? देखो जो नेचर ऑफ साइंस से क्वेश्चन है ना, मतलब हर 10 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन तो नेचर ऑफ साइंस से मिल ही जाएंगे, डेफिनेटली श्योर है। कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, दो से ज्यादा भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड। तो नेचर ऑफ साइंस का जो टॉपिक है ना आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेचर ऑफ साइंस में क्या होता है एक्चुअली, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, मतलब क्या क्या चीजें हैं नेचर ऑफ साइंस में। एक तो ये है कि नेचर ऑफ साइंस जो है एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल का मतलब है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस है ना, जो भी हमने ऑब्जर्व किया उसका हमारे पास एक प्रॉपर एविडेंस होता है, दैट इज एम्पेरिकल नेचर। मतलब कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो हमारे पास उस चीज का प्रूफ है, हमारे पास उस चीज का एविडेंस है। उसके अलावा नेचर ऑफ साइंस जो है टेंटेटिव है। साइंस जो है टेंटेटिव नेचर की है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे अभी हमने एटॉमिक मॉडल की बात की कि डाल्टन जी आए, उसके बाद रदरफोर्ड ने काम किया, सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने टाइम पे अलग अलग चीजों की डिस्कवरी की। तो मतलब साइंस इज टेंटेटिव नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब है कि हर पर्सन की काम करने की या सोचने की जो मतलब हर पर्सन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। जैसे क्लास में आपके 10 बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि 10 के 10 बच्चों की सेम थिंकिंग होगी, सेम उस चीज को उसी तरह से सोच रहे हैं। एक बच्चा जो सोच रहा है दूसरा बच्चा भी वही सोच रहा है, ऐसा नहीं होता। उनकी जो इंटरप्रिटेशन है, सबकी जो सोचना, मतलब हर कोई डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपने थॉट्स को रखता है। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट में इंटरप्रेट द सेम डेटा डिफरेंटली। हर साइंटिस्ट जो है अपनी चीज को डिफरेंट तरीके से शो करता है। ठीक है, जरूरी नहीं एक साइंटिस्ट के दिमाग में ये चल रहा है अभी तो दूसरे साइंटिस्ट के भी ये चल रहा होगा। एक बच्चे ने अभी क्लास में ये सोचा तो दूसरा बच्चा भी ये सोचा, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टॉपिक के हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट सोच हो सकती है। उसके अलावा साइंस क्रिएटिव नेचर की है एंड वैल्यू लेडन। मतलब वैल्यू लेडन है, मतलब इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। एथिकली, मॉरली, सोशली और कल्चरली इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सोशली और कल्चरली एम्बेडेड है। थ्योरी लेडन है। थ्योरी लेडन है मतलब कोई भी आपने कुछ चीज देखा, मान लीजिए जैसे कोई आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, तो आपने जो भी ऑब्जर्व किया, आपका वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आपकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होगी। मतलब जैसे कोई थ्योरी है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक फ्लास्क है, इसमें हमने कोई चीज देखी, तो वो जो हम देख पा रहे हैं, हमें थ्योरी, लाइट की थ्योरी के बारे में पता है, दैट्स व्हाई हम उस चीज को उस तरह से देख पा रहे हैं। हमें पता है मिरर किस तरह से काम करेगा, लाइट किस तरह से काम करते हैं, दैट्स व्हाई हम उस चीज को देख पा रहे हैं। तो थ्योरी लेडन है, मतलब जो हमारी ऑब्जर्वेशन, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज पे, प्रीवियस थ्योरी के बेस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पार्सिमोनियस है, मीन्स मान लीजिए 3-4 साइंटिस्ट थे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उन सब ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी, तो साइंस में उस स्टेटमेंट को चूज किया जाएगा जो कि सिंपल होगी। ठीक है, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन होगी उसी को चूज किया जाएगा, उसी को कहते हैं पार्सिमोनियस। ठीक है, उसके अलावा रिप्रोड्यूसिबल, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक साइंटिस्ट ने, किसी एक पर्सन ने उस चीज पे काम कर लिया तो दूसरा काम नहीं कर सकता। उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया जा सकता है। उसके अलावा इंक्वायरी बेस्ड होती है। एक्टिविटीज के थ्रू इन्वेस्टिगेशन जो है हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करके इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं नेचर ऑफ साइंस के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेचर ऑफ साइंस एम्पेरिकल नेचर की है, टेंटेटिव नेचर की है, सब्जेक्टिव है, क्रिएटिव है, वैल्यू लेडन है, सोसाइटी और कल्चर का अफेक्ट पड़ता है, थ्योरी लेडन है, पार्सिमोनियस है, रिप्रोड्यूसिबल है, इंक्वायरी बेस्ड है। इन्हीं 10 टॉपिक्स से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। टेंटेटिव और डायनेमिक दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, टेंटेटिव और डायनेमिक का मतलब सेम ही है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको चीजें पढ़ाई जा रही है, आई बिलीव कि आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। क्यों वैज्ञानिक प्रणालियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिरूपण का उपयोग करते हैं। मॉडल्स का यूज करते हैं ना साइंस में, साइंस के हर जगह पे, एसएसटी में भी यूज करते हैं। तो जो मॉडल्स का यूज करते हैं वो हम साइंटिस्ट ज्यादातर साइंटिफिक मॉडल्स का यूज क्यों कर रहे हैं, एनालाइज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एटम्स की ही बात करूं, तो अब एटम्स को आप किस तरह से डिफाइन करोगे, मॉडल्स के थ्रू ही तो डिफाइन करोगे ना। अगर आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है तो आप सोलर सिस्टम का मॉडल ही तो शो करोगे, पूरा सोलर सिस्टम तो उठा कर नहीं लेके आओगे। ठीक है, तो अब मॉडलिंग क्यों की जाती है, मतलब मॉडल्स का यूज क्यों किया जाता है,
फर्स्ट है मॉडलिंग डज नॉट नीड एक्सपेरिमेंट, ये सही नहीं है। मॉडलिंग डज नॉट रिक्वायर एनी कंप्यूटर कैलकुलेशन, ऐसा भी नहीं है, कंप्यूटर का तो काफी यूज किया जाता है, कंप्यूटर का ही तो यूज किया जाता है मॉडल्स बनाने के लिए। थर्ड है मॉडल्स आर सिंपलर टू एनालाइज देन रियल सिस्टम, कि रियल सिस्टम को समझने के लिए ना मॉडल जो है जरूरी है, वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। रियल सिस्टम को एनालाइज करना है, जैसे सोलर सिस्टम को आपको एनालाइज करना है, तो उसके लिए मॉडल्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा तो सिंपल हो जाएगा उस चीज को समझाना। तो इसलिए दैट्स व्हाई साइंटिस्ट जो है मॉडल्स को यूज करते हैं। मॉडल्स कैन नॉट टेस्ट हाइपोथेसिस, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी मॉडल बनाओगे हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेशन के बेस पे ही तो बनाओगे ना, तो ये तो सही नहीं है। तो राइट जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वास्तविक प्रणाली की तुलना में प्रतिरूप विश्लेषण करने के लिए सरल होते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। माय गॉड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, मैं रीड कर देती हूँ। अ टीचर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन द क्लास एंड स्टूडेंट रिकॉर्डेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। एक टीचर है, टीचर ने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उनके बेसिस पे स्टूडेंट रिकॉर्डेड द फॉलोइंग थिंग्स। दो स्टेटमेंट है और स्टूडेंट्स ने इन स्टेटमेंट के बेस पे अपनी कुछ स्टूडेंट ने कुछ रिकॉर्ड किया, मतलब उनके पास इन ऑब्जर्वेशंस के बेस पे उन्होंने बच्चों ने अपनी एक एक्सप्लेनेशन तैयार की। स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड स्टेटमेंट 2 है कि ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस। स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑक्सीजन जो है ज्वलनशील का समर्थक है। स्टेटमेंट 2 है ऑक्सीजन एक गैर ज्वलनशील गैस है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फेरेंस है। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा गया है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जहां पे हम अपने सेंसेस को यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर ऑब्जर्वेशन। इन्फ्योरेंस है जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल कंक्लूजन है, उसको हम कहते हैं इन्फ्योरेंस। तो टीचर ने मान लो कोई एक्टिविटी की, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल की एक्टिविटी की, तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा, मतलब ऑक्सीजन उसको कैंडल को ज्यादा मिलती जाएगी, तो उतनी ही ये लाइट जो है ज्यादा ब्राइट होती जाएगी। ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ाई जा रही है तो जो लाइट है वो ब्राइट होती जा रही है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये जो है उन बच्चों का क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। उन्होंने कंक्लूजन निकाला इस चीज का, सॉरी इन्फ्लुएंस है ये उनकी, हाँ कंक्लूजन है फाइनल कि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। उन्होंने देखा कि जब ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जाती है लाइट भी ब्राइट होती जाती है, तो ये उनका फाइनल कंक्लूजन है। उसके अलावा स्टेटमेंट 2 है ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस, कि जो ऑक्सीजन है ना ये एक नॉन कंबस्टिबल गैस है, क्योंकि वो खुद नहीं जल रही है, वो बस हेल्प कर रही है कैंडल को बर्न आउट करने में। तो खुद तो ऑक्सीजन नॉन कंबस्टिबल गैस ही है, वो बस उसकी हेल्प कर रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 2, ये क्या है, उन्होंने ऑब्जर्व किया, दिस इज ऑब्जर्वेशन, कि ऑक्सीजन खुद नहीं जल रही है, ऑक्सीजन तो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा क्या कहूँ, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी नहीं कहेंगे ऑक्सीजन को, एक एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस, ऑक्सीजन खुद नहीं जल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कैंडल जल रही है ना। तो ऑक्सीजन इज अ नॉन कंबस्टिबल गैस, ये तो उनकी ऑब्जर्वेशन है। इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये उनका कंक्लूजन है, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कंबशन जो मतलब जो रोशनी है वो डार्क होती जाएगी, ये उन्होंने अपना एक कंक्लूजन निकाला है। तो S1 क्या है, इन्फेरेंस है, S2 क्या है, ऑब्जर्वेशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर while teaching a topic in chemistry identify the following conception of learner which of the following is not an alternative conception। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक alternative conception नहीं है, मतलब कौन सा एक misconception नहीं है, misconception नहीं है। फर्स्ट है कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर, तो ये ना एक मिसकंसेप्शन है कि कार्बन जो ब्लैक कलर का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है केमिकल बॉन्ड इज अ लाइन बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में ये एक लाइन है, तो ये लाइन हमें दिखती नहीं है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है हमारा, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। हमें बताना है कौन मिसकंसेप्शन नहीं है। एडिंग ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, कि एडिंग किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जितनी उसको ऑक्सीजन मिलती जाएगी, मतलब कोई पर्टिकुलर मान लीजिए रिएक्शन हो रही है, उसमें हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, जबकि ऐसा नहीं है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो ये भी एक क्या है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ही है। उसके अलावा फोर्थ है एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर, तो ये कोई मिसकंसेप्शन नहीं है,
ये तो मतलब ये तो सही है, ये तो सही स्टेटमेंट ही है और ऐसा ही होता है। एलोट्रोप्स तो कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैव सेम एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो ग्रेफाइट और दूसरा जो एलोट्रोप है डायमंड, उनका भी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 6 ही होगा। ठीक है, तो ये तो एक सही स्टेटमेंट है, साइंटिफिकली करेक्ट है, ये कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। बाकी ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये मिसकंसेप्शन है कि कार्बन परमाणु काला है, ये मिसकंसेप्शन है। एक रासायनिक आबंध 2 परमाणुओं के बीच की एक रेखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अभिक्रिया में ऑक्सीजन डालने को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ये भी सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। देखो मिसकंसेप्शंस पता क्या होते हैं, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट आइडियाज होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं मैंने, 5-6 एग्जाम्पल्स हैं मिसकंसेप्शंस की। मिसकंसेप्शन का एक फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम सॉइल। हमें लगता है कि खाना जो है ना प्लांट्स को सॉइल से मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, फोटोसिंथेसिस से उन्हें खाना मिलता है। सेकंड मिसकंसेप्शन है कि हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर देन लाइटर ऑब्जेक्ट, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। थर्ड है इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड अप इन अ सर्किट, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना सर्किट में यूज होता जा रहा है, तो ये यूज नहीं होता, ये फ्लो होता रहता है। फोर्थ मिसकंसेप्शन कि हीट राइज करती है, गर्म हीट जो है ना ऊपर जा रही है, तो गर्म हीट राइज नहीं करती, गर्म हॉट एयर एक्चुअली राइज करती है। गर्म हवा हल्की हो जाती है इसलिए वो ऊपर चली जाती है, तो हॉट एयर राइज करती है, ना कि हीट अपने आप राइज कर रही है। फिफ्थ मिसकंसेप्शन है सन मूव्स अराउंड द अर्थ, सन जो है अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। यस सही है, अदर एक्चुअली अर्थ मूव करती है सन के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड नीड्स अ सॉलिड मीडियम टू ट्रैवल। हमें लगता है साउंड सिर्फ सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल करती है, जबकि ऐसा नहीं है। साउंड जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में ट्रैवल करती है, बस इतना है कि सॉलिड में फास्ट ट्रैवल करती है, अदरवाइज ट्रैवल तो वो तीनों ही मीडियम में कर रही है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो देखो ये जो मिसकंसेप्शंस होते हैं ना, ये अराइज कैसे होते हैं, तो ये हमारे प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं हमारे जो मिसकंसेप्शन है। हाउ कैन टीचर आइडेंटिफाई मिसकंसेप्शन, टीचर को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किसी बच्चे का मिसकंसेप्शन है ये। तो आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, ताकि जब वो आंसर करे बच्चा तो टीचर को पता चल जाएगा कि ये कोई इसका मिसकंसेप्शन है। यूज कॉन्सेप्ट मैप्स एंड ड्राइंग्स, हाउ टू डील विद मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन के साथ आप कैसे डील कर सकते हो, कैसे उनको सही कर सकते हो। तो यूज हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन जो है बेस्ट मेथड है टू डील विद मिसकंसेप्शंस। क्लियर, तो ये तो हो गया मिसकंसेप्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट साइंटिफिक एनालॉजी। फर्स्ट है प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट एज बटर, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। थर्ड है फ्यूल बर्न्स लाइक अ फायर, बैटरी इज टू फ्लैशलाइट एज हेडिंग इज टू कार। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वैज्ञानिक अनुरूपता को निरूपित करता है, मतलब साइंटिफिक एनालॉजी को दिखा रहा है। देखो साइंटिफिक एनालॉजी क्या होती है, जहां पे हम किसी चीज को किसी ऐसी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि इजी है। जैसे देखो मान लीजिए सेल को, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को हमने माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों को पढ़ाना था, तो हमने उनको किस तरह से पढ़ाया, पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने कहा इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के साथ रिलेट किया। किसी अनफेमिलियर चीज को फेमिलियर चीज के साथ लिंक करके जब हम उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको कहते हैं एनालॉजी। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल, जैसे हम अर्थ को, सॉरी एटम्स को हम अर्थ के साथ लिंक करके पढ़ाते हैं। देखो हम, क्योंकि देखो एटम में ये जो सोलर सिस्टम है उसमें बीच में इस तरह से सन है और अर्थ जो है रोटेट करती रहती है, तो उसी तरह से एटम में भी इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो हम एटम को सोलर सिस्टम के साथ लिंक करके समझाते हैं, तो ये क्या है, एक एनालॉजी है, जहां पे एक अनफेमिलियर चीज को फेमिलियर चीज के साथ कनेक्ट करके हम पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज साइंटिफिक एनालॉजी। तो इसमें से कौन सी एक साइंटिफिक एनालॉजी है वो बताना है हमें। फर्स्ट है प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज अ बटर, ये तो सही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये जो है साइंटिफिक एनालॉजी है, जहां पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के साथ जोड़ के पढ़ा रहे हैं, मतलब फेमिलियर चीज को अनफेमिलियर चीज को, माइटोकॉन्ड्रिया का हमें नहीं पता था बट पावर हाउस का हम सबको पता था, तो हमने क्या किया, अनफेमिलियर चीज को फेमिलियर चीज के साथ लिंक करके पढ़ाया। थर्ड है फ्यूल बर्न्स लाइक अ फायर। फोर्थ है बैटरीज टू फ्लैशलाइट, ये भी सही नहीं है। साइंटिफिक एनालॉजी जो है दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2 जो है रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी सूत्र कणिका कोशिका का ऊर्जा केंद्र होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आज के 10 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगी कि कुछ इमेजेस के साथ साथ कुछ रिटन चीजें भी लेके आऊं, है ना।
तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। बाकी आप खुद से भी अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो, अपने आइडियाज़ सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है? बाकी चलिए, ये तो हो गया आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी पे मिल जाएँगे। इसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने पूरी क्लास खत्म कर दी बट मैंने रिकॉर्डिंग चेक नहीं की। चलो, आई होप कि हो गई हो, वैसे हो गई है, शो तो यही हो रहा है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।